ये हॉडल तुम्हारे घर जैसा है। क्या हुआ निया? एक नामी शहर के प्रतिष्ठित गर्ल्स हॉस्टल के भीतर जवान लड़कियों के साथ गुप्त रूप से शोषण और ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा था। बाहर से यह हॉस्टल सुरक्षित और चमकदार दिखता था, लेकिन अंदर लड़कियों को झूठे वादों, करियर और पैसों के लालच में फंसाकर फिर उन्हें ब्लैकमेल और मजबूर करने का गंदा धंधा चल रहा था। इसकी भनक आईपीएस अफसर अवनी मेहता को लगी, लेकिन बिना सबूत किसी भी कार्रवाई की गुंजाइश नहीं थी। इसीलिए अवनी ने बड़ा जोखिम उठाया। वो भेष बदलकर एक साधारण छात्रा बन हॉस्टल में रहने लगी। धीरे धीरे वही जाल अवनी पर भी डाला गया और फिर एक रात योजना के तहत उसके कमरे में एक अजनबी लड़का भेजा गया। मकसद साफ था, उसे फंसाना। अवनी चुप रही, हर एक पल, हर एक हरकत को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड करती रही। लेकिन जैसे ही वो लड़का गलत हरकत करने वाला था, अचानक अवनी ने उसकी गर्दन दबोच ली। फिर जो हुआ, इसे देख पूरा हॉस्टल हैरान था। तो पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शहर के सबसे पॉश इलाके में अलर्ट गर्ल्स हॉस्टल किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं लगता था। ऊंची सफेद बिल्डिंग जिसके चारों तरफ हरे भरे लॉन थे और गेट पर हमेशा एक मुस्कुराता हुआ गार्ड खड़ा रहता था। बाहर से देखने वालों के लिए यह शहर की लड़कियों के लिए सबसे महफूज पनाहगाह थी। यहाँ रहने वाली लड़कियां शहर के सबसे अच्छे कॉलेजों में पढ़ती थीं। उनके माँ बाप हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी चैन की सांस लेते थे कि उनकी बेटी एक सुरक्षित और अनुशासित जगह पर है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। ये अंधेरा हॉस्टल की दीवारों में किसी जहरीले धुएं की तरह फैलता था, धीरे धीरे और चुपचाप। हॉस्टल की वार्डन मिसेस डिसूजा बाहर से जितनी सुलझी हुई और केयरिंग दिखती थी, अंदर से उतनी ही खतरनाक थी। वो 40 से 45 साल की एक औरत थीं जिनके चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती थी। वो लड़कियों से ऐसे बात करती थी जैसे वो उनकी अपनी माँ हो। बेटा, कोई टेंशन तो नहीं? पढ़ाई कैसी चल रही है? घर की याद तो नहीं आ रही? ये उनके रोज के सवाल होते थे। पर ये सब एक मुखौटा था। मिसेस डिसूजा एक बहुत बड़े रैकेट का हिस्सा थी। वो उन लड़कियों को चुनती थी जो छोटे शहरों से आती थी, जिनकी आंखों में बड़े सपने होते थे और जिन्हें ग्लैमर की दुनिया अपनी ओर खींचती थी। वो पहले उन लड़कियों का भरोसा जीतती, फिर उन्हें बड़े बड़े लोगों से मिलवाती। ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं या ये तुम्हें मॉडलिंग में बड़ा ब्रेक दे सकते हैं कहकर वो उन्हें पार्टियों में ले जाती। उन पार्टियों में ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया जाता था और जब लड़की होश में नहीं होती थी तब उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए जाते थे। बस यहीं से शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का असली खेल। उन तस्वीरों के दम पर लड़कियों को चुप कराया जाता था, उनसे पैसे वसूले जाते थे और उन्हें उन अमीरवादी लोगों के पास बार बार जाने के लिए मजबूर किया जाता था। कई लड़कियां अंदर ही अंदर घुट रही थीं, लेकिन अपने परिवार की इज्जत और अपने भविष्य के डर से किसी को कुछ नहीं बता पाती थी। हॉस्टल की 4 दीवारी उनके लिए एक जेल बन चुकी थी। आईपीएस अवनी मेहता अपने ऑफिस में बैठी एक फाइल पर नजरें गड़ाए हुए थी। वो शहर की सबसे युवा और तेज तर्रार अफसरों में से एक थी। उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े क्रिमिनल्स के पसीने छूट जाते थे। पिछले कुछ हफ्तों से उसके पास एक ही तरह की खबर आ रही थी, अलग अलग मुखबिरों से, कि अलर्ट गर्ल्स हॉस्टल में कुछ तो बहुत गड़बड़ चल रहा है। खबर थी कि वहां की कुछ लड़कियां अचानक से बहुत अमीर हो गई हैं और कुछ डिप्रेशन में चली गई हैं। एक लड़की ने तो सुसाइड की कोशिश भी की थी, लेकिन मामले को दबा दिया गया। अवनी को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। उसने अपनी टीम को इस पर काम करने को कहा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। हॉस्टल की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। कोई भी लड़की कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। जब भी कोई पुलिस वाला उनसे बात करने की कोशिश करता, वो डर के मारे कांपने लगती और सब ठीक है कहकर बात खत्म कर देती।
एक शाम अवनी अपने सीनियर ऑफिसर मिस्टर सिंह के केबिन में बैठी थी। सर, कुछ तो करना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि उन लड़कियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। मिस्टर सिंह ने गहरी सांस ली। मैं समझता हूं अवनी, लेकिन बिना किसी सबूत, बिना किसी गवाह के हम क्या करें? वो शहर का सबसे प्रतिष्ठित हॉस्टल है। अगर हमने बिना किसी आधार के वहां रेड मारी और कुछ नहीं मिला तो डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी होगी। ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर अलग। अवनी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कुछ सोचा और फिर बोली, सर, अगर कोई गवाह बोलने को तैयार नहीं है तो हमें खुद गवाह बनना होगा। मिस्टर सिंह ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह कि मैं खुद उस हॉस्टल में एक स्टूडेंट बनकर जाऊंगी। अवनी ने दृढ़ता से कहा, मुझे उस सिस्टम का हिस्सा बनना होगा ताकि मैं उसे अंदर से तोड़ सकूं। मिस्टर सिंह चौंक गए। अवनी, ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर तुम्हारी पहचान खुल गई तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सर, वर्दी पहनते वक्त जो कसम खाई थी वो जान बचाने के लिए नहीं, न्याय दिलाने के लिए खाई थी। उन लड़कियों को मेरी जरूरत है। प्लीज मुझे ये करने दीजिए। अवनी की आंखों में वो जुनून और ईमानदारी देखकर मिस्टर सिंह उसे मना नहीं कर पाए। उन्होंने भारी मन से इजाजत दे दी। ठीक है, उन्होंने कहा, लेकिन तुम अकेली नहीं होगी। हमारी एक टीम 24 घंटे हॉस्टल के आसपास सिविल ड्रेस में मौजूद रहेगी। तुम्हारे पास एक पैनिक बटन होगा। जरा सा भी खतरा महसूस हो, बस एक बार उसे दबा देना। प्लान तैयार था। ऑपरेशन हॉस्टल शुरू होने वाला था। अगले एक हफ्ते तक अवनी ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। आईपीएस अवनी मेहता की सख्त चाल ढाल और तीखी नजरों की जगह अब एक साधारण सी, थोड़ी डरी सहमी सी लड़की अनन्या शर्मा ने ले ली थी। अनन्या शर्मा, जो बरेली से आई थी और शहर के कॉलेज में बीए करने का सपना लेकर आई थी। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, आई कार्ड, सब कुछ नकली लेकिन परफेक्ट तरीके से तैयार किए गए थे। उसने जीन्स व टी शर्ट पहनने शुरू कर दिए, बालों को साधारण तरीके से बांध लिया और चेहरे पर एक मासूमियत तोड़ ली। जब वो हॉस्टल के गेट पर पहुंची तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये डर किसी क्रिमिनल का नहीं था, बल्कि पकड़े जाने का था। नमस्ते मैम, उसने मिसेस डिसूजा की ऑफिस में घुसते हुए धीमी आवाज में कहा। मिसेस डिसूजा ने चश्मे के ऊपर से उसे देखा और अपनी मीठी मुस्कान बिखेरती। ओह, तो तुम हो अनन्या। आओ बेटा, बैठो, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बरेली से पहली बार आई हो शहर में? जी मैम, अवनी ने सर झुकाकर जवाब दिया। घबराना मत बिल्कुल, ये हॉस्टल तुम्हारे घर जैसा है और मैं तुम्हारी मां जैसी। कोई भी प्रॉब्लम हो सीधा मेरे पास आना। मिसेस डिसूजा ने शहद जैसी मीठी आवाज में कहा। अवनी को उसका कमरा नंबर 204 मिला। उसके रूममेट का नाम रिया था। रिया एक चुलबुली और बिंदास लड़की थी जिसे फैशन और पार्टियों का बहुत शौक था। हाय, मैं रिया। तुम अनन्या राइट, बरेली से? हाँ, अवनी ने मुस्कुराने की कोशिश की। चिल करो यार, शुरू शुरू में सबको अजीब लगता है, आदत पड़ जाएगी। वैसे वार्डन से बच के रहना, दिखती बड़ी स्वीट है पर है बड़ी हिटलर, रिया ने आंख मारते हुए कहा। अवनी को रिया में एक उम्मीद की किरण दिखी। शायद वो उसे कुछ बता सके। दिन बीतने लगे। अवनी एक आम स्टूडेंट की तरह कॉलेज जाती, लाइब्रेरी में वक्त बिताती और हॉस्टल के बाकी लड़कियों से घुलने मिलने की कोशिश करती। वो हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रख रही थी। कौन लड़की किससे बात करती है, कौन देर रात तक बाहर रहती है और मिसेस डिसूजा का बर्ताव किसके साथ कैसा है। उसे जल्द ही पता चल गया कि हॉस्टल में 2 ग्रुप थे। एक उन लड़कियों का जो सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखती थीं और दूसरा उन लड़कियों का था जो मिसेस डिसूजा के फेवरेट थीं। ये लड़कियां महंगे कपड़े पहनती थीं, उनके पास लेटेस्ट फोन होते थे और वो अक्सर वीकेंड पर लेट नाइट पार्टियों के लिए जाती थीं, जिसके लिए हॉस्टल के नियम तोड़ दिए जाते थे। अवनी ने जानबूझकर अपनी बातों में ये दिखाना शुरू कर दिया कि वो भी एक बड़ी मॉडल बनना चाहती है और उसे पैसों की भी जरूरत है। उसने रिया से दोस्ती बढ़ा ली और उसके सामने अपने झूठे सपनों का जिक्र करने लगी।
यार रिया, काश मुझे भी कोई अच्छा काम मिल जाता, पार्ट टाइम जॉब जैसा कुछ। घर से जो पैसे आते हैं उसमें गुजारा मुश्किल से होता है। एक दिन उसने उदास चेहरा बनाकर कहा। रिया उसके झांसे में आ गई। टेंशन मत ले, मैं बात करूंगी डिसूजा मैम से, उनकी बहुत जान पहचान है, वो अपनी फेवरेट लड़कियों की बहुत हेल्प करती हैं। अवनी का फेंका हुआ दाना सही जगह लगा। उसे पता था कि अब शिकारी खुद उसकी तरफ बढ़ेगा। 2 दिन बाद ही मिसेस डिसूजा ने अवनी को अपने ऑफिस में बुलाया। हमेशा की तरह उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, अनन्या बेटा, मैंने सुना तुम काम ढूंढ रही हो? अवनी ने मासूमियत से कहा, जी मैम। अगर कुछ मिल जाता तो। तुम लड़की अच्छी हो, संस्कारी हो। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं। वो अपनी नई एड फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश में हैं। मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें बताया है, वे तुमसे मिलना चाहते हैं। अवनी का दिल धक्क से रह गया। खेल शुरू हो चुका था। उसने जानबूझकर चेहरे पर खुशी और हैरानी के भाव लाए। सच में मैम, थैंक यू सो मच। मैं क्या पहनकर जाऊं, कब मिलना है? रिलैक्स बेटा, इस सैटरडे को एक पार्टी है, वहीं पर वे तुमसे मिलेंगे। तुम बस अच्छे से तैयार हो जाना, रिया तुम्हारी हेल्प कर देगी, मिसेस डिसूजा ने कहा। शनिवार की रात अवनी ने एक सिंपल लेकिन एलिगेंट ड्रेस पहनी। रिया उसे देखकर सीटी बजाने लगी। वाह, आज तो कहर ढा रही है, देखना तुझे काम जरूर मिलेगा। अवनी बस मुस्कुरा दी। उसे पता था कि ये पार्टी काम के लिए नहीं, बल्कि जाल बिछाने के लिए थी। पार्टी शहर के एक फार्म हाउस पर थी। वहां बिजनेस और फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े लोग मौजूद थे। माहौल में शराब और सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। मिसेस डिसूजा ने अवनी को एक अधेड़ उम्र के आदमी से मिलवाया। अनन्या, ये है मिस्टर वर्मा, मैं इन्हीं की बात कर रही थी। मिस्टर वर्मा ने अवनी को ऊपर से नीचे तक गंदी नजरों से देखा और हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो ब्यूटीफुल, डिसूजा ने तुम्हारे बारे में बहुत बताया है, तुम में एक स्पार्क है। अवनी को घिन आ रही थी, लेकिन वो चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। बातचीत के दौरान वेटर अवनी के लिए एक ड्रिंक लेकर आया। अवनी को पता था कि इसमें कुछ मिला हो सकता है। उसने ड्रिंक हाथ में ले ली, लेकिन जैसे ही मिस्टर वर्मा का ध्यान कहीं और गया, उसने बड़ी सफाई से ड्रिंक पास में रखे एक पौधे के गमले में डाल दी। वो पूरी पार्टी में नशे में होने का नाटक करती रही। वो लड़खड़ा कर चल रही थी और उठापटक बातें कर रही थी। मिस्टर वर्मा और मिसेस डिसूजा उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि उनका शिकार जाल में फंस चुका है। अवनी ने देखा कि एक कोने में रिया किसी और आदमी के साथ थी और वो काफी नशे में लग रही थी। वो आदमी उसे जबरदस्ती कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा था। अवनी का खून खौल उठा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगर वो अब भी कुछ करती तो पूरा मिशन फेल हो जाता। उसे बस सही वक्त का इंतजार था। देर रात जब वो लोग हॉस्टल लौटे तो अवनी ने देखा कि रिया की हालत बहुत खराब थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और रो रही थी। अवनी ने उसे सहारा देते हुए पूछा, क्या हुआ रिया? रिया ने कुछ नहीं कहा, बस उससे लिपटकर और जोर जोर से रोने लगी। अवनी समझ गई कि आज रात रिया के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। उसके अंदर का गुस्सा और भी बढ़ गया। अब वो इन दरिंदों को और वक्त नहीं दे सकती थी। पार्टी वाली रात के बाद मिसेस डिसूजा को यकीन हो गया था कि अनन्या अब पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। उन्होंने अवनी को बुलाकर कहा, मिस्टर वर्मा तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं। वो तुम्हें अपनी अगली फिल्म में साइन करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त मैम? अवनी ने अनजान बनते हुए पूछा। मिसेस डिसूजा ने बेशर्मी से कहा, बेटा, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। वो आज रात तुमसे अकेले में मिलना चाहते हैं, यहीं तुम्हारे कमरे में। बस 1-2 घंटे की बात है और तुम्हारी जाइफ सेट हो जाएगी। अवनी को इसी पल का इंतजार था। उसने अपने माइक्रो ईयरपीस पर धीरे से खांसकर बाहर इंतजार कर रही अपनी टीम को सिग्नल दे दिया कि आज रात ही एक्शन होगा। उसने चेहरे पर घबराहट लाते हुए कहा, लेकिन मैम, हॉस्टल में लड़कों का आना तो अलाउड नहीं है। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, सब मैं मैनेज कर लूंगी। रात को ठीक 11 बजे दरवाजा खुला रखना। रात के 10:30 थे। अवनी का कमरा पूरी तरह तैयार था। पेन स्टैंड में, किताबों के पीछे, दीवार पर लगी घड़ी में
हर जगह खुफिया कैमरे लगे हुए थे जो हर एक पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। अवनी ने अपनी टी शर्ट के अंदर एक बॉडी कैम भी पहना हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन ये डर का नहीं बल्कि शिकार पर झपट्टा मारने का था। ठीक 11 बजे दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई और फिर दरवाजा धीरे से खुला। अंदर एक 25-26 साल का लड़का आया। वो दिखने में हैंडसम था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी अकड़ थी। हाय, मैं समीर, उसने कमरे में आते ही दरवाजा बंद करते हुए कहा। अवनी बिस्तर के कोने में सिमटकर बैठ गई और डरी हुई आवाज में बोली, आप यहां क्या कर रहे हैं? अरे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस वही करूंगा जो तुम चाहती हो, तुम्हें स्टार बनाऊंगा, उसने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा और धीरे धीरे अवनी की तरफ बढ़ने लगा। बस तुम्हें थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा। अवनी चुप रही। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो हर एक सेकंड को, हर एक हरकत को रिकॉर्ड होने दे रही थी। ये सारे सबूत थे एक बड़े रैकेट के खिलाफ, इस चमकती दुनिया के पीछे छिपे अंधेरे के खिलाफ। समीर अब बिल्कुल उसके पास पहुंच चुका था। उसे लगा कि सामने बैठी लड़की डर से कांप रही है। वो मुस्कुराया। उसे अपनी जीत का पूरा यकीन था। तुम बहुत खूबसूरत हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। और जैसे ही उसने अपना हाथ अवनी के कंधे पर रखने के लिए आगे बढ़ाया, अचानक सब कुछ बदल गया। जिस लड़की की आंखें सेकंड भर पहले तक डर से भरी हुई थीं, उनमें अचानक एक तूफान कौंध गया। अवनी का हाथ बिजली की रफ्तार से उठा और समीर की कलाई को पकड़ लिया। इससे पहले कि समीर कुछ समझ पाता, अवनी ने उसकी कलाई को ऐसे मोड़ दिया कि उसकी चीख निकल गई। अगले ही पल अवनी अपनी जगह से उछली। दूसरा हाथ समीर की गर्दन पर था और उसने उसे धक्का देकर दीवार से सटा दिया। समीर की आंखों में अब हैरानी और दर्द था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हो गया। अवनी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बर्फीली और फौलादी आवाज में कहा, कोऑपरेट तो अब तुम्हें करना होगा। उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। समीर का चेहरा लाल पड़ने लगा। वो हांफते हुए बोला, कौन हो तुम? अवनी उसके कान के पास झुकी और धीरे से फुसफुसाई, अनन्या शर्मा नहीं, आईपीएस अवनी मेहता, स्पेशल क्राइम ब्रांच, और तुम्हारा गंदा खेल खत्म हो चुका है। ये सुनते ही समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसी पल कमरे का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुला और पुलिस की टीम हथियारों के साथ अंदर घुस आई। पुलिस, हैंड्स अप! बाहर कॉरिडोर में हंगामा मच गया। पुलिस ने पूरे हॉस्टल को घेर लिया था। मिसेस डिसूजा अपने कमरे से बाहर निकली, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जैसे ही उन्होंने अवनी को इस रूप में देखा, उनके चेहरे की मीठी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह खौफ ने ले ली। ये नहीं हो सकता, वो हकलाने लगी। अवनी धीरे धीरे चलकर उनके पास आई। क्यों नहीं हो सकता मिसेस डिसूजा? आपने जो लड़कियों को फंसाने का जाल बुना था, आज आप खुद उसमें फंस चुकी हैं। एक एक करके हॉस्टल की दीवारों में छुपे सारे गुनाह बाहर आने लगे। पुलिस ने मिसेस डिसूजा के ऑफिस से उन लड़कियों के वीडियो, तस्वीरें और रैकेट से जुड़े सारे सबूत बरामद कर लिए। रिया और दूसरी डरी सहमी लड़कियां अपने कमरों से बाहर निकली। जब उन्होंने पूरी सच्चाई जानी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। रिया दौड़कर अवनी के गले लग गई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। उस रात अलर्ट गर्ल्स हॉस्टल का चमकता मुखौटा हमेशा के लिए उतर चुका था। तो दोस्तों, ये थी कहानी आईपीएस अवनी मेहता की। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।